हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन अब। और आज से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ आपके लिए बीएसएससी सीजीएल का फुल टेस्ट सीरीज़, जिसमें मैं आपको 25 टेस्ट दूंगा। डेली मैं ट्राई करूँगा 1 या 2 टेस्ट देने का, ताकि आपको समझ में आए कि क्वेश्चंस आते किस तरीके से हैं। ये टेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, सो दिस इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग और लुकिंग फॉर इंग्लिश टेस्ट सीरीज़। एंड इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट 150 क्वेश्चन एक ही शॉट में हम लोग देखेंगे। मैथ और रीजनिंग भी मैं सॉल्व कराऊंगा साथ साथ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, हाउ मेनी लैंग्वेजेस वेयर इनिशियली इंक्लूडेड इन एट्थ शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। टोटल संविधान में 12 शेड्यूल हैं और 8वां जो शेड्यूल है 12 में से वो है हमारा लैंग्वेजेस के लिए है। तो ये जो शेड्यूल है उसमें इनिशियली टोटल 14 लैंग्वेजेस थे और करेंटली इसमें 22 हैं। तो आप देख सकते हो कि आर्टिकल 344 ऑफ 1 एंड 351 जो है वो उसमें प्रोविज़न है लैंग्वेजेस से रिलेटेड। अभी जो करंट जो है वो 22 लैंग्वेजेस है इस 8th शेड्यूल में। ओरिजिनली 14 थे, ठीक है। तो 22 जो लैंग्वेजेस है वो देख सकते हैं, आसामी है, बंगाली है, बोडो है एंड सो ऑन। ये लिस्ट है कंप्लीट 22 की। सिंधी जो है 21वें अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ी गई थी। फिर उसके बाद जुड़ा कोंकणी और मणिपुरी और नेपाली 1992 में। और लास्टली इसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली ये 2003 में जोड़े गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो अमेंडमेंट है वो या तो लोकसभा से इनिशिएट हो सकता है या फिर राज्यसभा से। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से नहीं हो सकता और प्राइम मिनिस्टर का भी इसमें कोई रोल नहीं होता है। तो आंसर होगा ए एंड बी से ही स्टार्ट हो सकता है। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो होता है वो होता है अंडर आर्टिकल 368 में संविधान को संशोधन करने का प्रावधान दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिवर्स इन टर्म्स ऑफ देयर टोटल बेसिन एरिया इन डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब डिसेंडिंग सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम और सबसे कम। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में देखें तो यहाँ पे सही आंसर बनेगा। सबसे ज़्यादा है टोटल बेसिन एरिया की बात करें तो इंडस की सबसे ज़्यादा है, फिर गंगा की है, फिर ब्रह्मपुत्रा की और लास्ट में गोदावरी आती है। गोदावरी जो है एक दक्षिण की नदी है, या फिर हम इसे साउथ इंडियन रिवर, या फिर हम इसे पेनिनसुलर रिवर भी कहते हैं, ठीक है। तो इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा और गोदावरी एक सीक्वेंस बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन कैंसर रिसर्च सेंटर कहाँ पे सिचुएटेड है? ये मुंबई में है, ठीक है। मुंबई में ये है और ये जो है 1952 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। हु इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल? इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली महिला थी कर्णम मल्लेश्वरी। और कर्णम मल्लेश्वरी जो थी, इन्होंने जीता था कब? 2000 में, सिडनी में 2000 में इन्होंने जीता था। व्हेन सी लिफ्टेड 110 kg इन स्नैच एंड 130 kg इन क्लीन एंड जर्क। टोटल इन्होंने 240 kg उठाया था भार, और इसके लिए इनको मिला था ब्रोंज मेडल। उसके बाद तो पीवी सिंधु के बारे में बता दूं तो फर्स्ट इंडियन वुमेन एथलीट हैं जिन्होंने 2 इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल जीता है। एक तो 2016 वाला और एक जीता है अभी टोक्यो ओलंपिक में। नेक्स्ट है, हु लॉन्च्ड डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 5.0 इन न्यू दिल्ली इन अगस्त 2021 थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ये एक करंट का सवाल था, अगस्त 2021 का। तो इसका सही आंसर होगा राजनाथ सिंह इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है, विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट वे
टू कंट्रोल एग्जीक्यूटिव इन पार्लियामेंट, तो इसको कंट्रोल करने का एक बहुत अच्छा तरीका है क्वेश्चन आवर, जिसमें सवाल जवाब किए जाते हैं, सवाल पूछे जाते हैं एग्जीक्यूटिव यानी कि मिनिस्टर्स वगैरह से सवाल पूछते हैं लेजिस्लेटर, तो ये एक उनको कंट्रोल करने का तरीका है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट रिगार्डिंग निशिता प्रोग्राम। निशिता प्रोग्राम के लिए करेक्ट है यहाँ पे, इट इज़ ए टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये एक टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है निशिता प्रोग्राम। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया हैज़ हाईएस्ट लिटरेसी रेट। तो सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट लक्षद्वीप का है। एज पर सेंसस की बात करते हैं तो 2011 वाले सेंसस के हिसाब से यहाँ पे लिटरेसी रेट जो है 92.28% है, 28%। और अगर वैसे बात करें स्टेट्स में, तो स्टेट्स में सबसे टॉप पे था केरल 93.91% के साथ टॉप पे था। बिहार की लिटरेसी रेट सबसे कम थी 61.8%। डिफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब मीन्स दैट द गवर्नमेंट बोरो मनी फ्रॉम द। डिफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब होता है कि जब गवर्नमेंट जो है बोरो करे आरबीआई से और डिफिसिट फाइनेंसिंग करे, मतलब कर्ज लेके आरबीआई से फाइनेंस करे उसे। पर्पस हो सकता है कि कोई डेवलपमेंट चाहती है, कुछ स्पेशल कोई काम कराने चाहती है सरकार। तो डिफिसिट फाइनेंसिंग इज़ अ बजटरी सिचुएशन वेयर एक्सपेंडिचर इज़ हायर देन रेवेन्यू, मतलब आय से ज़्यादा व्यय होता है डिफिसिट फाइनेंसिंग में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कमलप्रीत कौर इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट। तो ये बिलोंग करती हैं डिस्कस थ्रो से। कमलप्रीत जो कौर हैं ये डिस्कस थ्रो एक गेम खेलती हैं, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है इस खेल के लिए ये। एंड शी ऑल्सो बिकम द सेकेंड इंडियन वुमेन टू क्वालिफाई फॉर डिस्कस थ्रो इन ओलंपिक फाइनल आफ्टर कृष्णा पुनिया हु हैड फिनिश्ड 6th इन लंदन 2012 ओलंपिक गेम में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल इज़ नॉट ए सोशलिस्ट प्रिंसिपल। कौन सा इसमें से सोशलिस्ट प्रिंसिपल नहीं है? तो आंसर होगा, देखिए हमारा जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है ना उसको गांधीयन, सोशलिस्ट और लिबरल प्रिंसिपल्स में बांटा गया है। गांधीयन, सोशलिस्ट और लिबरल प्रिंसिपल में बांटा गया है। और जो इसमें से पूछा गया है कि इसमें से कौन सा सोशलिस्ट प्रिंसिपल पे नहीं है डीपीएसपी, वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड सही आंसर होगा इसका। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है आर्टिकल 44 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल को बिलोंग करता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री जो है वो एग्रीकल्चर से जुड़ी होती है, फिशिंग से जुड़ी होती है, माइनिंग से जुड़ी होती है। बट आयरन एंड कोल जो है ये एक सेकेंडरी इंडस्ट्री है, सेकेंडरी इंडस्ट्री है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मेथड ऑफ टैक्सिंग वेयर इन देर इज़ एन इंक्रीज इन टैक्स रेट एज द टैक्सेबल अमाउंट इंक्रीज। इसको हम कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। तो देखिए दो तरीके के टैक्स सिस्टम होते हैं, प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव। प्रोग्रेसिव टैक्स में क्या होता है कि मान लीजिए कि आपने कमाया है 5 लाख रुपया, तो आपका कुछ टैक्स लगा, मान लीजिए 5% टैक्स लगा। फिर कोई कमा रहा है 10 लाख रुपये, तो उसका जो टैक्स होगा वो उसका परसेंटेज बढ़ जाएगा, उस पर लिया जाएगा, मान लीजिए 10% लिया जाएगा। ठीक है, तो जितना आपका आय बढ़ता जाएगा उतना ही आपका टैक्स भी बढ़ता जाएगा। इसे कहते हैं हम लोग प्रोग्रेसिव टैक्स। एक होता है रिग्रेसिव टैक्स, जितना आप कमाएंगे ज़्यादा उतना ही कम आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो हमारे कंट्री में जो है प्रोग्रेसिव टैक्स ही फॉलो किया जाता है, जितना आप ज़्यादा कमाइएगा उतना ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। विच सिटी इज़ नोन एज सिटी ऑफ पैडी फील्ड। तो सिटी ऑफ पैडी फील्ड के नाम से जानते हैं हम लोग तिरुनेवेली को, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, तमिलनाडु में। और कावेरी का जो रीजन है उधर पड़ता है ये, ठीक है, तमिलनाडु में। इसे हम सिटी ऑफ पैडी के नाम से जानते हैं।
विच एमंग द फॉलोइंग नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन राजस्थान। तो सरिस्का जो है बाघों के लिए फेमस है। सरिस्का जो है, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, अरावली हिल्स में ये पड़ता है, अलवर राजस्थान में। प्रेग, प्रेग इज़ कैपिटल ऑफ विच फॉलोइंग सिटी। तो चेक रिपब्लिक की राजधानी है प्रेग। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंजर्वेशन मेथड इज इंडेमिक इन नेचर। इंडेमिक इन नेचर ये है हॉट स्पॉट, हॉट स्पॉट, ठीक है। इंडेमिक का मतलब है इन सितु कंजर्वेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इज़ नॉट बोरोड बाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमने जो है ये सभी बोरो किया है वहाँ से, जैसे कि फेडरल सिस्टम विथ फोर्टिफाइड सेंटर, फिर अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय सेंटर एंड एडवाइजरी एडजुडिकेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये तीनों हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, बट नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं लिया है, ठीक है। हमने इसे वहाँ से नहीं लिया है, तो हमने इसे लिया है आयरलैंड से, यानी कि आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा हमने लिया है। आगे बढ़ते हैं। इन एन एक्वेटिक इकोसिस्टम फिश ईट श्रिम्प, झींगा को खाती है फिश, एंड शार्क ईट फिश। What would happen to the population of shrimp if the shark was removed from system। तो अगर शार्क को हटा दोगे सिस्टम में से ही, तो इसका मतलब कि ये है कि फ़िश की संख्या बढ़ेगी। अगर फ़िश की संख्या बढ़ेगी तो फ़िश क्या खाता है, श्रिम्प खाता है, तो श्रिम्प की संख्या घटेगी। आंसर होगा 1। इन अगस्त 2021 हु वन द ब्रोंज मेडल इन मेंस फ्री स्टाइल 65 kg रेसलिंग एट टोक्यो ओलंपिक। तो ये जीता था बजरंग पुनिया ने, जीता था ओलंपिक में। हालांकि ये ब्रोंज मेडल था, लेकिन मैच काफ़ी झकास था, ठीक है। ब्रोंज मेडल था बट मैच काफ़ी अच्छा था। इंडियन नेशनल कांग्रेस मेड डिमांड्स फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन द ईयर ऑफ 1934। और एम.एन. रॉय, बहुत बड़े नाम आ जाते हैं अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात आती है, तो उनका ये आइडिया था एम.एन. रॉय का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट क्या क्या है इसमें आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर भी आते हैं, इसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी आते हैं, इसमें सेंट्रल सेक्रेटरीट भी आता है, और इसमें वाइस प्रेसिडेंट भी आते हैं। विच कंट्री हैज़ 3 कैपिटल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल। तो साउथ अफ्रीका की ये 3 कैपिटल है। इनका नाम भी आप जान लीजिए। केप टाउन जो है एक लेजिस्लेटिव कैपिटल है, प्रिटोरिया जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, और आपका एक और है ब्लूम फोन्टेन, ये एक जुडिशियल कैपिटल है साउथ अफ्रीका का। गवर्नर ऑफ विच स्टेट हैज़ बीन कन्फर्ड द कलिंग रत्न अवार्ड फॉर द ईयर 2021। आंसर होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के गवर्नर को, जिनका नाम है विश्वभूषण हरिचंदन, इनको दिया गया है कलिंग रत्न अवार्ड फॉर द ईयर 2021। एंड ये जो है अवार्ड, ये इंस्टीट्यूट किया गया था सरला साहित्य संसद, वाज प्रेजेंटेड टू हिम ड्यूरिंग द 600th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ आदि कवि सरला दास। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग ग्राम सभा। तो इसका सही आंसर होगा कि ग्राम सभा पंचायत हैज़ ए सेक्रेटरी हु इज़ ऑल्सो सेक्रेटरी ऑफ ग्राम सभा इन इज़ एन इलेक्टेड मेंबर। ये गलत है, ये इलेक्टेड मेंबर नहीं होते हैं जो सेक्रेटरी होते हैं। एंड नेक्स्ट देखते हैं। इन अगस्त 2021 यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान has virtually inaugurated Center for Research and Innovation in Artificial Intelligence set up at which of the following IIT। ये हुआ है IIT हैदराबाद में।
विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म एसोसिएटेड विद द बॉक्सिंग गेम, बॉक्सिंग गेम से संबंधित है ये सभी, दैट इज़ अपर कट, जब आप एक प्रतिद्वंदी को अपने नीचे से आप उसके मुंह पे एक कट मारते हो तो इसे अपर कट कहते हैं। फिर एक हुक होता है और एक जैब होता है, ये सभी जो है बॉक्सिंग से रिलेटेड है। अगर आपने ओलंपिक देखा होगा तो आपको याद आ रहा होगा। हु अमंग्स द फॉलोइंग मौर्यन रूलर्स डिड कंकर डेक्कन, तो डेक्कन जीतने वाला बिंदुसार था, बिंदुसार। वेयर डज द एनर्जी टू ड्राइव द हाइड्रोलॉजिक साइकिल कम्स फ्रॉम, आंसर होगा सन। मैकमोहन लाइन जो है, मैकमोहन लाइन इज़ ए बॉर्डर लाइन बिटवीन तिब्बतन रीजन ऑफ चाइना एंड द नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया, proposed by British colonial administrator Henry McMahon at the 1914 डैश कन्वेंशन, आंसर होगा शिमला कन्वेंशन। विच अमंग द फॉलोइंग इज ए डीपेस्ट लेक इन वर्ल्ड, तो लेक बैकाल जो है डीपेस्ट लेक है वर्ल्ड का। विच मिनिस्ट्री हैज डिसाइडेड टू सेट अप ए नेशनल मिशन ऑन द यूज ऑफ बायोमास इन कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट, आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ पावर। रोहतांग पास, ए हाई माउंटेन पास इज सिचुएटेड इन, इट इज सिचुएटेड इन हिमाचल प्रदेश, रोहतांग पास। विच एमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसे इनका नाम है जॉन मैकार्थी, जॉन मैकार्थी। खस्सी एंड गारो ट्राइब्स मेनली लिव इन, ये मेघालय के ट्राइब हैं, क्योंकि खस्सी और गारो और जयंतिया ये तीनों पहाड़ियाँ हैं और ये तीनों पहाड़ियों में ही रहते हैं ये तीनों ट्राइब्स, खस्सी, गारो और जयंतिया ट्राइब, ये मेघालय का है। हु आउट ऑफ द फॉलोइंग वाज नोन एज द तानसेन ऑफ 20th सेंचुरी, तो इनका नाम है उस्ताद बड़े गुलाम अली खान। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट इज़ एट हाइट ऑफ अप्रॉक्स 36,000 किलोमीटर, ये एक बहुत ही ईजी और बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। Which is not an effect of ocean current on social, economic and climatic condition of coastal region, तो वार्म करंट इंक्रीजेज टेम्परेचर, ये तो ऑब्वियसली करेगा ही करेगा, इफेक्ट करेगा। द मिक्सिंग जोन ऑफ करंट इज़ फेवरेबल फॉर फिशिंग, इससे तो जो है इफ़ेक्ट होगा ही होगा, हालांकि फिशिंग में अच्छा इफ़ेक्ट होगा। डिफ्लेक्शन ऑफ विंड ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स, ये नहीं होता है, ये नहीं होता है, ठीक है, ये नहीं होता है, ओशियन करंट की वजह से ये नहीं होता है, ये विंड डायरेक्शन और जो है आपका जो अर्थ अपने एक्सिस पे घूमती है उसके वजह से होता है, तो ओशियन का इसमें कोई रोल नहीं है। प्राइवी पर्स वाज रिलेटेड टू विच इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, आंसर होगा फॉर्मर किंग्स। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस द रिजोल्यूशन ऑफ स्वदेशी वाज एडॉप्टेड, तो ये था कैलकटा सेशन था 1906 वाला, कैलकटा सेशन 1906। द होम रूल, होम एंड वर्ल्ड नोबेल, द होम एंड वर्ल्ड एक नोबेल है जिसे किसने लिखा था, ये लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्रीमेंट्स गेव रिजर्व्ड सीट टू डिप्रेस्ड क्लासेस इन प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो ये हुआ था पूना पैक्ट। ये गांधी जी, एक तरफ थे गांधी जी और दूसरी तरफ थे BR अम्बेडकर साहब, इनके बीच ये हुआ था। इन अप्रैल 1929 हु थ्रू ए बॉम्ब इन लेजिस्लेटिव असेंबली, तो इसमें दो लोग थे, एक तो भगत सिंह खुद थे और दूसरे बटुकेश्वर दत्त थे। हु वाज साइमन कमीशन, वाई वाज साइमन कमीशन सेटअप बाय ब्रिटिश, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम कैसा फंक्शन कर रही है इंडिया में और उसमें क्या सजेस्टेड चेंजेस चाहिए उसको देखने के लिए इसको सेटअप किया गया था। और ये एक ऑल वाइट मैन, इसमें 7 मेंबर थे, सातों के सातों वाइट थे, इसमें इंडियन कोई भी नहीं था, इसलिए इसका काफ़ी ज़्यादा बाइकाट हुआ था। द धम्म प्रोपोगेटेड बाई अशोका वाज रिलेटेड टू, इट वाज रिलेटेड टू the system of moral consistent with the tenets of most of the sect of the time. Who was the composer of प्रयाग प्रशस्ति, तो ये हरि सेन थे जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति को कंपोज किया था और ये उन्होंने किया था समुद्रगुप्त के लिए, क्योंकि वो उन्हीं के दरबारी कवि थे। द फर्स्ट मुगल एम्पेयर बाबर केम टू इंडिया फ्रॉम, वो आया था फरघाना से आया था।
मैरी कॉम and dash were India's flag bearers at opening ceremony of the Tokyo Olympic on 23rd July 2021। तो इनका नाम है मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम थे वो फ्लैग बियरर ओपनिंग सेरेमनी के। हु रोट द बुक डेमोक्रेट्स एंड डिसेंटर्स, तो ये लिखा था रामचंद्र गुहा ने। अब आ गया मैथ का सवाल पहला देखते हैं। इसमें द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 24, 36 एंड 54 इज़। तो हम जानते हैं कि ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट क्या होता है, 9999। और हमें एक ऐसा नंबर इसके नियर बाई ढूंढना है जो कि 24, 36 और 54 तीनों से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 24, 36 और 54 का हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा एलसीएम। तो एलसीएम अगर निकालोगे इसका, तो अगर हम देखें एलसीएम क्या निकलेगा, एलसीएम निकालने का सबसे अच्छा तरीका 36 में पहले 24 से भाग दो, एक बार मिल जाएगा 24, 12 आ गया, फिर 12 यहाँ 24 लिख दो तो 12 आएगा इसका एलसीएम। एलसीएम तो इसका 36 ही हो जाएगा, 24 और 36 का 72 और फिर 54 बच रहा है। तो इसका तीनों का मिला के एलसीएम क्या आएगा, 54। ऐसे भी निकाला जा सकता है, देखिए आप ऐसे निकाल सकते हो, 24, 36 और 54 है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, 2 से करते हैं 12, 18 और इधर आएगा 27, फिर 3 से कर देते हैं, फिर 2 ही से एक बार करते हैं, 6, 9 और 27 आ गया। अब हम 3 से करते हैं, 2, 3 और 9 आया, फिर हम 3 से करते हैं, 2, 1 और 3 आया, यानी कि 3 त्रिका 9, 3 दूना 6 और 6 त्री 18, 18 तियाँ 54 और दूना 54 दूना 108 और 108 दूना 216। तो 216 आपका आया क्या, 216 आया इसका एलसीएम। और इसमें हमें 9999 को भाग देना है 216 से। तो हम इसे 4 बार में ले जा सकते हैं, 4 बार में ले जाएंगे तो क्या आएगा, 16 64, 864 आएगा। और इसको माइनस किया जाए तो 5, 3 और 1 आएगा, फिर यहाँ पे 9 कर दो। फिर 216 को हम अगर ले जाएं 6 बार तो क्या आएगा, 16 96 और 1296 आएगा, यानी कि 3 और 15 में से 9 गया 6, यानी कि 63 शेष बच रहा है। तो अगर ये 63 ही फालतू है, इसमें 63 नहीं होता तो ये तीनों संख्याओं से कट जाता। तो हम 9,999 में से 63 को माइनस कर ले तो हमारा आंसर मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 6, और ये हो गया 3, तो 9936 इसका सही आंसर होगा। 9936 इसका सही आंसर होगा, जो कि 3 नंबर पे है। नेक्स्ट देखते हैं, द रेशियो ऑफ 3 नंबर्स इज़ 3:1:4, 3:1:4 एंड देयर HCF इज़ 7। HCF कितना है, 7 है, और LCM इसका निकालना है। तो HCF 7 है, तो इसका मतलब कि वो नंबर क्या हो जाएगा, सब में 7 कॉमन है। मतलब अगर हम नंबर्स को मान लें 3x, 1x और 4x, तो हम जानते हैं कि 7 तो सब में कॉमन है। तो वो कॉमन कहाँ दिख रहा है हमें, x में दिख रहा है, यानी कि ये हो गया 21, ये हो गया 7 और ये हो गया 28। अब ये नंबर्स निकल गए, तो इसका एलसीएम भी निकाला जा सकता है। क्या निकला था, 21, 7 और 28 नंबर था। तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये 7 सब में कॉमन है। तो हम लिखें 3, 1 और 4। तो हम क्या कर देंगे, देखेंगे 7 त्रिका 21, 21 चौका 84। तो सही आंसर हो जाएगा इसका 84 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 2 candidates participated in an election. 20% of the total votes were declared invalid. ठीक है, 100% वोट में 20% हो गया क्या, इनवैलिड। ठीक है, एंड इफ़ द विनिंग कैंडिडेट गेट्स 55%,
विनिंग कैंडिडेट को 55% मिला है ऑफ द वैलिड वोट। वैलिड वोट कितना था, टोटल वोट में से 20% तो इनवैलिड हो गया, तो वो वैलिड बचा 80%, और 80% का 55% इसको मिला है। ठीक है, तो इसको कितना मिला है एक बार देख लेते हैं। इसको हम 11 से कर देते हैं और इसको हम कर देते हैं 20, 5 से करने पे, और ये 4 हो जाएगा, यानी कि 44% जो है, 44% इसको टोटल वोट मिला है जीतने वाले को। ठीक है, एंड ये जीत गया है एंड विंस द इलेक्शन बाई 400 वोट्स, यानी कि 80% वोट थी, 44% इसको जीतने वाले को मिला, हारने वाले को मिला 36%, यानी कि, और ये 400 वोट से जीता है। यानी कि हम जानते हैं कि 44 में से 36% घटा देंगे तो बचेगा कितना, 8%। तो ये 8% जो है 400 के बराबर है, 8% 400 के बराबर है। तो टोटल कितना वोट है हमें निकालना है, तो हमें मिल गया 8% 400 के बराबर है। तो 1% कितने के बराबर होगा, 400/8 के बराबर होगा, और 100% कितने के बराबर होगा, यहाँ पे 100 से गुना कर दो, तो ये आ गया आपका भैया 50 पे 2 जीरो और, तो 5000 टोटल वोट थे। आंसर है इसका 2। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। इन ए टैंक टू अटैच्ड 3 पाइप, एक टैंक है उसमें 3 पाइप अटैच है। मान लो ये एक टैंक है, इसमें 3 पाइप अटैच है, A B C, B और एक C है यहाँ पे खाली करने वाला। ठीक है, 3 पाइप है ये। अब कह रहा है कि A जो है इसको फिल कर सकता है 10 घंटे में, B जो है इसे फिल कर सकता है 15 घंटे में, और C जो है इसे खाली कर सकता है 18 घंटे में। तो कह रहा है कि इफ़ ऑल द पाइप्स ओपन टुगेदर देन व्हाट विल बी द टाइम टू फिल द टैंक। तो क्या होगा, 1/10 + 1/15 ये भरने का, माइनस 1/18 ये खाली करने का। इसी इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे, आंसर मिल जाएगा। आंसर आई थिंक 9 आना चाहिए। कैसे देख लेते हैं। मैंने कहा था 1/10 + 1/15 माइनस 1/18 करना है आपको। तो हम ले सकते हैं 90 LCM, तो ये 9, 6 और -5, तो ये हो गया 10/90, और 0 से ये 0 गया, यानी कि 9 आवर्स में जो है ये पूरा टैंक जो है भर जाएगा। आंसर होगा 3। 6 पर्सन है, 6 पर्सन वेंट टू ए होटल फॉर टेकिंग देयर मील्स। ठीक है, 6 पर्सन है, होटल जाते हैं खाना खाने के लिए। 5 ऑफ देम स्पेंट ₹15 ईच ओवर देयर मील। इनमें से 5 ने 15 रुपया प्रत्येक के हिसाब से खर्चा कर दिया। ठीक है, तो कितना खर्च कर दिया इन्होंने, 90 रुपीज़ कर दिया। और जो छठा बंदा है, एंड द 6th स्पेंट 8 मोर देन द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल द 6। ठीक है, एवरेज एक्सपेंडिचर कितना आएगा इनका, 15 ही आएगा। 15 से 8 ज़्यादा खर्च कर रहा है, तो ये कर रहा है कितना, 23 खर्च कर रहा है। ठीक है, अब पूछा है व्हाट वाज द टोटल मनी स्पेंट बाय देम। तो इन दोनों को कहीं तो गड़बड़ हो रहा है। फिर से क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन है कि 6 पर्सन है, दे वेंट टू ए होटल फॉर टेकिंग देयर मील, खाना खाने जाते हैं। 5 ऑफ देम स्पेंड ₹15 ईच ओवर देयर मील्स। 5 जो है उसमें से 15 रुपये प्रत्येक खर्च कर देते हैं। एंड द 6th स्पेंड ₹8 मोर देन द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल द 6। अच्छा, ऑल द 6 की बात कर रहे हैं, तो ऐसा मान लेते हैं ऑल द 6 का एवरेज एक्सपेंडिचर x मान लेते हैं। ठीक है, सभी का एवरेज एक्सपेंडिचर x मान लेते हैं, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। ठीक है, समझिएगा 6x हो जाएगा। और कहा है कि 5 जो है वो 15 रुपये पर ईच खर्चा करते हैं, तो ये करते हैं 75 रुपया। और छठा जो है मतलब इसमें से 75 माइनस कर दो तो छठे का निकल जाएगा। तो ये बोला है कि छठा जो है वो इक्वल है, वो कितने के बराबर खर्च कर रहा है, जो सबका एवरेज है उससे 8 रुपये ज़्यादा खर्च कर रहा है। यही तो इक्वेशन बनेगा।
तो ये क्या हो जाएगा, ये जो x है इधर आएगा तो ये 5x हो जाएगा। ये ऐसे कर देता हूँ। इक्वेशन हमारा बना था 6x माइनस 75 किया था हमने, तो इक्वेशन आया था हमारा कि x प्लस 8 बनेगा। तो ये होगा, ये x इधर लाओ तो 5x हो जाएगा, और ये जो है 75 इधर आके जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 13 और 8 83। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 5x इज इक्वल टू 83। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 83/5, और हमें निकालना है कितना 6x निकालना है। तो हमारा आंसर आएगा 18 हाथ में 1 48 एक 49/5, यानी कि इसको डबल कर दो और एक पॉइंट बिठा दो, ये भी एक तरीका है। तो डबल करोगे तो कितना आएगा, 500 का डबल होता है 1000, 1000 में से 4 माइनस कर दो 996 और एक पॉइंट कर दो तो 99.6 आंसर आएगा। 99.6 इसका आंसर आएगा, आंसर होगा 1। नेक्स्ट है ए मैन हैज़ रुपीज़ 10,000 है उसके पास, एक आदमी है उसके पास 10,000 है। ही लेंट ए पार्ट ऑफ इट at 15% interest rate and remaining at 10% interest rate. The total interest he received after 5 years amounted to 6,500। ठीक है, the difference between the part of the amount he lent। तो कुछ नहीं, आसान सवाल है। इसमें क्या करना होता है, इसमें आपको सिंपली कुछ नहीं है, बहुत ही आसान सवाल है। इसमें आप करोगे क्या, एक जो पार्ट है वो मान लो आपकी x है, जिसे उसने कितने परसेंट पे दिया, 15% पे। कितने सालों के लिए दिया, तो ये दिया 5 साल के लिए। दूसरा अमाउंट हो जाएगा 10,000 माइनस x, और इसे भी ये 10% के लिए दे रहा है। कितने सालों के लिए, 5 सालों के लिए, यही है। ठीक है, और इसको टोटल मिल रहा है 6500, और ये सब सिंपल इंटरेस्ट पे हो रहा है। तो हमारा इक्वेशन बनेगा, x को दिया उसने 15% PRT/100 पे इंटू 5 ईयर्स बाई PRT क्या होता है 100, PRT/100 प्लस फिर PRT करोगे तो इस केस में PRT क्या हो जाएगा 10,000 माइनस x इंटू 10 इंटू 5/100, और ये टोटल जो होगा ये कितने के बराबर है, 6500 के बराबर है। इसी इक्वेशन पे निकालोगे तो आंसर आपका 2000 निकल जाएगा। ठीक है, करके देख लेना ये कैलकुलेशन। नेक्स्ट है, व्हाट शुड बी मल्टीपल्ड टू 1800 टू मेक इट परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए इसमें 1800 में किससे गुना करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए 1800 को हम तोड़ते हैं, ऐसे तोड़ते हैं, क्यूब फॉर्म में तोड़ने की कोशिश करते हैं 1800 को। तो हम पहले 2 से कर देते हैं 900 हो जाएगा, फिर 2 से कर देते हैं 450 हो जाएगा, फिर 2 से कर देते हैं 225 हो जाएगा, फिर हम सीधा 5 से करते हैं 45 हो जाएगा, फिर हम 5 से करते हैं 9 हो जाएगा, फिर हम 3 से भी कर सकते हैं 3। ठीक है, हमने तोड़ लिया। तो हमें क्या मिला, ये तो क्यूब में मिल गया, ये क्यूब में नहीं मिला, ये भी क्यूब में नहीं मिला। तो इसको क्या करते हैं, एक 5 और इधर ले लेते हैं और एक 3 ले लेते हैं, तो 15 गुना कर देते हैं। इसमें 15 बच रहा है, तो 15 ही अगर गुना करेंगे तो हमें ये क्यूब मिल जाएगा। 15 गुना करेंगे तो हमें क्यूब मिल जाएगा, बिकॉज देखिए ये तो क्यूब में मिल ही गया। 3 तो हमें 2 मिल गए, हमें 2 ही 5 मिल रहे हैं, तो एक और 5 ले लेंगे हम, और इधर हमें 2 ही 3 मिल रहे हैं तो हम एक 3 ले लेंगे। 15 से अगर गुना कर देंगे तो ये क्यूब में हो जाएगा, आंसर होगा 2। इफ़ द एवरेज ऑफ 7 कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर, कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर 7 जो है उसका एवरेज है 23, विच इज़ द लार्जेस्ट नंबर एमंग देम। तो 7 कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर का जो एवरेज है वो 23 है। तो हम क्या करते हैं, पहला जो ऑड नंबर है उसको हम x मान लेते हैं,
ठीक है, पहला ऑड नंबर को हम x मान लेते हैं। तो दूसरा ऑड नंबर हमारा क्या होगा, उसमें 2 जोड़ना पड़ेगा। पहला को अगर आप x मानिएगा तो कोई भी ऑड नंबर लीजिए, जैसे कि 1 लीजिएगा, तो इसमें अगर आप 1 जोड़ेंगे ना तो ये इवन हो जाएगा। तो इसीलिए हमेशा 2 जोड़ना पड़ता है। कोई भी ऑड यहाँ पे रख के देख सकते हैं आप, अगर 5 रखेंगे तब भी अगर आप 2 जोड़ेंगे तभी अगला ऑड होगा। और यहाँ पे तो कॉन्सिक्यूटिव की बात की गई है। तो ठीक है, पहला हमने ऑड लिया x, फिर हम लेंगे x+2, फिर हम लेंगे x+3, फिर हम लेंगे x+4 2 4 यहाँ पे आएगा, फिर हम 6 लेंगे, फिर हम x+8 लेंगे, फिर हम x+10 लेंगे। ये कितने हो गए, 6 हो गए टोटल। और हम लास्ट में x+12 ले लेंगे और इन सबको जोड़ देंगे, इन सबको जोड़ देंगे, यहाँ पे सब पे प्लस कर देंगे, सबको जोड़ देंगे। तो जोड़िएगा तो कितने x है, पहले 7 तो x ही आ जाएंगे, और 2 4 6 6 6 12 12 8 20 20 10 30 30 और 12 42, यानी कि 7x+42 आ रहा है आपका टोटल। 7x+42 आ रहा है। और इधर क्या हो जाएगा, ये टोटल जो इसका एवरेज था 23 था, यानी कि 7 से गुना कर दीजिएगा तो टोटल इसका योग आ जाएगा। अब हम 7 इधर भी कॉमन लेके देख सकते हैं और 7 को काट सकते हैं। 7 को काटिएगा तो ये x+6 = 23 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 17 आ जाएगी। तो लार्जेस्ट पूछा है तो हम क्या करेंगे, 17 + 12 कर देंगे। लार्जेस्ट हमारा कितना आ जाएगा, 29, यानी हमारा लार्जेस्ट यही तो था x+12, तो हमारा लार्जेस्ट नंबर आ जाएगा 29। ठीक है, अगला सवाल देखिए। जिम्मी बॉट 2 शर्ट्स, 2 शर्ट खरीदता है, एंड सेल देम फॉर 6000 ईच, 6000 ईच में बेच देता है। इफ़ वन वाज सोल्ड एट ए गेन ऑफ 20% एंड अदर इज सोल्ड एट 20% लॉस, देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच शर्ट क्या होगा। हाँ ठीक है, 2 शर्ट खरीदा है और सेल कर देता है उनको 6,000 ईच में। पहला सेल किया 6,000 में और इस पे इसको गेन हुआ 20% का। तो हम जानते हैं कि क्रय मूल्य निकालना होगा, तो हम कैसे निकालते हैं, हमें अगर कॉस्ट प्राइस निकालना है तो हम करते हैं सेलिंग प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट। तो इस फॉर्मूला से अगर हम निकालेंगे तो ये 12 25 60, यानी कि 5,000 आ गया पहले का। और दूसरे में उसे क्या हो रहा है, दूसरे को भी 6,000 में ही बेच रहा है और उसको कितने का लॉस हो रहा है, 20% का लॉस हो रहा है। तो दूसरे का क्या आ जाएगा, दूसरे का कर सकते हो 40 से ही काट दो इसको 2 बार में, और इधर आ जाएगा 15 0, फिर 75 आ जाएगा, ये 75, तो ये आ जाएगा 7,500। तो एक का कॉस्ट हो जाएगा 5,000 और दूसरे का हो जाएगा 7,500। 4 नंबर आंसर हो जाएगा। ए मैन ट्रेवल्स एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम P to Q, एक आदमी है कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करता है, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है P से Q विथ 1 मिनट, ये क्या हो गया, ठीक है, एक आदमी है इक्वल, ए मैन ट्रेवल्स एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम P to Q विथ 3 डिफरेंट स्पीड, 10 पहली बार में, दूसरे बार में 12 km/h, तीसरी बार में 15 kmph से। द टोटल टाइम टेकन बाई मैन टू ट्रैवल द डिस्टेंस इज़ 45 मिनट। फाइंड द टोटल डिस्टेंस फ्रॉम P to Q। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। एक P पॉइंट है, दूसरा Q पॉइंट, इसका जो डिस्टेंस हम मान लेते हैं x है, ठीक है, x है इसका डिस्टेंस, और इसको पहली बार ये ट्रैवल करता है x/10 के स्पीड से, ठीक है, और दूसरी बार ट्रैवल करता है ये x को 12 के स्पीड से, और तीसरी बार ट्रैवल करता है x को 15 के स्पीड से। टोटल टाइम उसको लगता है 45 मिनट है, तो इसको घंटे में बदल लीजिए,
यही इक्वेशन पे निकालिए, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हम निकाल ही के दिखा देते हैं आपको। क्या था, एक्स बाई 10 प्लस एक्स बाई 12 प्लस एक्स बाई 15 वाज इक्वल टू 45/60। यही तो इक्वेशन है। तो यहाँ पे 10, 12, 15 का जो एलसीएम है 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 5x, यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे 6x हो जाएगा, यहाँ पे 5x हो जाएगा और यहाँ पे 4x हो जाएगा। और इधर हो जाएगा 45/60 को हम लिख सकते हैं 3/4। 15 से काटोगे तो 3/4 हो जाएगा। इस 4 को हम इधर काट सकते हैं 15 बार में। और इधर क्या आया आपका 11 और 4 15x/15 आया, जो कि बराबर है 3 के। ये 15 से ये 15 चला जाएगा। x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 3 किलोमीटर। अब टोटल डिस्टेंस बोला है, ये जो ट्रैवल किया है, तो एक खेप में इसका 3 किलोमीटर है और 3 चक्कर ये लगाया है, एक बार 10 के स्पीड से, फिर 12 के और फिर 15 से। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 3 × 3 यानी कि 9 हो जाएगा। अगला सवाल है, amongst the following fractions the largest and second largest fraction respectively are। सबसे बड़ा और सेकेंड लार्जेस्ट पूछा है। तो सबसे बड़ा होगा इसका, आप इसको पॉइंट में निकाल सकते हो। तो पहले का आएगा पॉइंट कितना 8 आएगा, 0.8। दूसरे का कितना आ रहा है 0.8, 8 6 48 बचा 2, 6 दूना 12 बचा 4, 6 6 36, 3 3 में ले चलते हैं। पहले का आया 8.826, दूसरे का कितना आएगा 8 चौका 32, 7 चौका 28, 7, दूसरे का तो दिख ही रहा है 0.5, तीसरे का 0.6 आ रहा है, चौथे का कितना आ रहा है 0.6 ही आ रहा है, इसी के आसपास आ रहा है। तो हमें पता है कि सबसे बड़ा यही है 5/6, फिर दूसरा है 3/4, तो आंसर हो जाएगा 4। तो इसको बड़े आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, फ्रैक्शन में तोड़ लो आसानी से, पॉइंट में कर लो और आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, मंथली इनकम्स ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 3:4। इनकम की बात हो रही है, 3:4 में है इनकम, और एक्सपेंसेस इनका 2:3 में है। ईच ऑफ देम सेव 8,000 एट द एंड ऑफ द मंथ, देन मंथली इनकम ऑफ ए। तो देखो, आय जो है 3:4 के रेशियो में है, व्यय जो है 2:3 के रेशियो में है, और दोनों जो है सेव करते हैं। ईच ऑफ देम सेव्स ₹8,000 एट द एंड ऑफ मंथ, द मंथली इनकम ऑफ ए। तो आसानी है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। कैसे निकालोगे, इनकम है मान लीजिए 3x और 4x, और एक्सपेंसेस जो है इनका, ए की इनकम 3x, बी की इनकम 4x, और ए का एक्सपेंस है 2y, बी का एक्सपेंस है 3y। ठीक है, तो हम जानते हैं कि दोनों का 8,000 ही बच रहा है। तो इनकम माइनस एक्सपेंस करोगे तो क्या आएगा, आपका आएगा सेविंग। तो 3x माइनस 2y करोगे तो आएगा आपका 8,000 सेविंग। दोनों का 8,000 ही आ रहा है। और इसका भी कर लो, 4x माइनस 3y करोगे तो कितना, इसका भी 8,000 ही है। अब 8,000, दोनों 8,000 के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं कि 3x माइनस 2y बराबर है, 3x माइनस 2y बराबर है कितने के, 4x माइनस 3y के बराबर है। और इसे हम करें तो x इज इक्वल टू आ जाएगा y, x इज इक्वल टू आ जाएगा y। ठीक है, तो x की जगह y रख के आप वैल्यू निकाल सकते हो। इसी में रख देते हैं
तो ये हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 8,000। ठीक है, x इक्वल टू हो जाएगा 8,000। तो हम जानते हैं कि a का इनकम जो था वो 3x था, तो 3 में 8,000 से गुना करोगे तो a की इनकम आ जाएगी टोटल 24,000। आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, 2 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। इफ़ 15 men कैन डू बाई वर्किंग 9 hours पर डे इन 24 days, एक काम को 15 मेन जो है 9 घंटा काम करके 24 दिन में कंप्लीट कर लेता है। देन हाउ मेनी मेन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 30 days बाई वर्किंग 6 hours। तो इसका सिंपल यही इक्वेशन हो जाएगा। तो ये आप इक्वेशन कैसे मैंने लिखा ये समझो। कह रहा है कि 15 आदमी एक काम को 9 घंटे करके रोज़ 24 दिन में समाप्त कर लेते हैं। तो कितने आदमी, एक्स आदमी मान लेते हैं, 30 दिन में 6 घंटे पर दिन काम करके कर सकते उसी काम को। दोनों काम बराबर ही है, तो x की वैल्यू हम नहीं निकाल सकते। x की वैल्यू निकल जाएगी 15 गुने 9 गुने 24 बटा 30 गुने 6 कर लो। तो ये 6 से ये कट जाएगा 4 बार में, और ये 2 बार में, और ये 2 से ये 2 बार हो जाएगा। तो 18 दिन नहीं आ जाएगा, 18 दिन इसका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है 50 लीटर ऑफ वाटर एंड मिक्स्ड मिल्क मिक्सचर। एक 50 लीटर का वाटर और मिल्क का मिक्सचर है। वाटर जो है 20% है, और ए मिल्क मैन गिव्स 10 लीटर ऑफ दिस मिक्सचर टू ए कस्टमर एंड देन ही एडेड 10 लीटर ऑफ प्योर वाटर इन रिमेनिंग मिक्सचर। द परसेंटेज ऑफ वाटर इन फाइनल मिक्सचर। चलिए कैलकुलेट करते हैं। 50 लीटर टोटल है, मिल्क प्लस वाटर। इसी 50 लीटर में जो वाटर है ये 20% है, तो 50 का 20% होता है 10। तो हम कह सकते हैं कि 10 लीटर जो है वो वाटर है। अब 10 लीटर वाटर है 50 लीटर में, तो मिल्क कितना है, 40 लीटर है। निकल गया मिल्क और वाटर। अब ये कह रहा है कि एक मिल्क मैन जो है वो 10 लीटर इसी मिक्सचर में से 10 लीटर जो है कस्टमर को दे देता है, यानी 50 लीटर में से 10 लीटर दे देता है, यानी कि 40 लीटर बचता है। एंड देन ही एडेड 10 लीटर ऑफ प्योर वाटर। तो देखिए, अब 40 लीटर मिक्सचर में से अगर वो 10 लीटर 50 लीटर में से 10 लीटर दे दिया तो 40 लीटर बचा। अब इस 40 में 20% जो वाटर है, यानी कि 8 लीटर वाटर है और 32 लीटर मिल्क है। ठीक है, इसमें ये क्या कर रहा है कि 10 लीटर और प्योर वाटर ऐड कर दे रहा है। तो 10 लीटर प्योर वाटर करेगा तो ये 10 लीटर किया तो 18 लीटर हो गया प्योर वाटर, और 32 लीटर हो गया टोटल मिल्क। ठीक है, तो 18 हो गया वाटर, 32 हो गया मिल्क। अब ये क्या पूछ रहा है, द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द फाइनल मिक्सचर। तो वाटर का परसेंटेज निकाल दो। 18 लीटर है, टोटल कितना है 50 लीटर, तो 18 बटा 50 गुने 100 कर दो, तो ये हो जाएगा 2, यानी कि 36% इसका सही आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 1, 36 लीटर। In an examination, Manish gets 20% of the total marks and failed by 20 marks. ठीक है, एक एग्जामिनेशन है, जितने भी नंबर का हो उसका 20% वो पाता है और 20 नंबर से ही फेल हो जाता है। कौन, मनीष। फिर आता है मोहित। मोहित को मिलता है 40 मार्क्स और वो फेल हो जाता है 10% से। 40 मार्क्स पाने के बाद भी वो 10% ऑफ द टोटल मार्क्स से फेल हो जाता है। व्हाट इज़ द टोटल मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। दोनों फेल को बराबर कर दो और टोटल एग्जामिनेशन मार्क्स को मान लो x। तो मनीष को कितना मिला, इसको मिला 20% इसका, 20% टोटल मार्क्स का, बट वो फेल हो गया 20 मार्क्स से, यानी कि अगर उसके पास 20 मार्क्स और होता तो पासिंग मार्क्स हो जाता।
फिर इसका देखते हैं, पासिंग मार्क्स इक्वल टू पासिंग मार्क्स करेंगे तो एक पासिंग मार्क्स हमने निकाल लिया। दूसरे को क्या हुआ, दूसरे को मिला 40 नंबर पहले, फिर भी वो जो है फेल हो जाता है 10% मार्क्स से। तो टोटल हमने माना था x, और उसके पास अगर 10% और उसमें जोड़ दिया जाता 40 में, तो ये भी पास हो जाता। तो पास इक्वल टू पास हो गया, और इसी इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे आ रहा है x/5 और यहाँ पे आ रहा है x/10। तो x/5 माइनस x/10 इधर ला लो, और इधर आ जाएगा आपका 20, इधर आएगा तो 40 में से माइनस होकर 20 हो जाएगा। तो x/5 माइनस x/10 करोगे तो x/5 ही आएगा, और ये आएगा 10, और ये हो गया 2x माइनस x इज इक्वल टू कितना आ गया, इधर हो गया 20, और ये हो गया x/10 इज इक्वल टू 20। तो x की वैल्यू आ जाएगी 200, टोटल मार्क्स आएगा 200। ठीक है, 1 इसका सही आंसर होगा, टोटल मार्क्स 200। अगला सवाल देखते हैं। ए 220 मीटर लॉन्ग एक ट्रेन है, वो क्रॉस करती है एक सिग्नल पोस्ट को इन 11 सेकेंड में, वाइल द सेम ट्रेन एट द सेम स्पीड क्रॉसेस द ब्रिज इन 18 सेकेंड, फाइंड द लेंथ ऑफ ब्रिज। बहुत आसान है। 220 मीटर लंबी ट्रेन है और 11 सेकेंड लगता है उसको एक पोस्ट को पास करने में, सिग्नल पोस्ट है। तो सिग्नल पोस्ट को जब पास कर रही है ना, मतलब वो खुद ही के लेंथ को पास कर रही है, और उसमें उसको लग जा रहा है 11 सेकेंड। तो स्पीड आ जाएगा हमारा दूरी, जो कि उसका खुद का लेंथ हो जाएगा 220 बटा टाइम 11 सेकेंड लगा, और इससे हम निकाल सकते हैं कि 20 सेकेंड में दूरी बटा चाल कर दोगे तो टाइम निकल जाएगा। ठीक है, सॉरी, दूरी बटा समय करोगे तो चाल निकल जाएगा, यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड उसका चाल है, स्पीड है। और वो क्या है ना, 18 सेकेंड में एक ब्रिज को पास कर जाती है। तो पहले तो ये देखो कि 20 मीटर पर सेकेंड के चाल से कोई 18 सेकेंड तक चले तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, वो कवर करेगा 360 उसने टोटल कवर किया। और इसमें ट्रेन का खुद का लेंथ जो है 220 है, तो 360 में से 220 घटा लोगे तो आपको मिल जाएगा ब्रिज का लेंथ, यानी कि 140। आंसर होगा 1। सम ऑफ 2 नंबर्स इज 50। 2 नंबर है, उसका सम है 50 एंड उनका डिफरेंस है 10। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर्स। तो कुछ नहीं है, 2 नंबर एक्स वाई ही मान लो, या फिर एक को 50 मान लो, एक को दूसरे को 50 माइनस एक्स मान लो। ठीक है, तो एक को एक्स मान लिया, दूसरे को 50 माइनस एक्स मान लिया। ठीक, और नहीं, इसको मुझे लग रहा है कि एक्स वाई से ही करना अच्छा रहेगा। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 50 हो जाएगा। 2 संख्याएं x और y मान ली तो उनका सम x प्लस वाई हो जाएगा 50, और x माइनस वाई उनका डिफरेंस हो जाएगा 10। तो हम निकाल सकते हैं 2x इज इक्वल टू 60, यानी कि x की वैल्यू आ गई 30, तो y की वैल्यू आ जाएगी 20। 30-20 वैल्यू आ गई। तो अब पूछा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर। 30-20 नंबर है, तो स्क्वायर का डिफरेंस चाहिए, 30 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर चाहिए। तो हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी माइनस इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी करोगे तो ए यहाँ पे है 30 और बी है 20, तो हो जाएगा 50 इंटू ए माइनस बी 10 हो जाएगा, यानी कि 500 इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, एक जिम हैज़ 6 डिफरेंट बॉल्स। एक जिम है, वहाँ पे 6 डिफरेंट बेल्स हैं, सॉरी बेल्स, बॉल्स नहीं बेल्स हैं जिम में, फॉर 6 डिफरेंट एक्सरसाइजेज विच रिंग एट ईच ऑफ एट द एंड ऑफ ईच एक्सरसाइज। 6 बेल हैं डिफरेंट टाइप के, और 6 एक्सरसाइजेज के लिए बजते हैं, हर एक्सरसाइज के ख़त्म होने पे एक बार बजता है। द ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज एट 40, 45, 50, 60, 75 और 125 सेकेंड। इफ़ द बेल रिंग्स टुगेदर एट 9 AM, 9 बजे अगर बेल बजा है, देन एट व्हाट टाइम द नेक्स्ट विल दे
रिंग टुगेदर। तो कुछ नहीं करना होता है, ऐसे में क्या करना होता है, ये जितने सेकेंड्स है ना, इनका एलसीएम निकाल लो। 40, 45, 50, 60, 75, 125, इनका एलसीएम निकाल लो। तो कितने देर में ये बजेगा पहली बार, ये निकल जाएगा। तो इसको अगर निकालोगे 2 से कर दो तो 20 हो जाएगा, 45 का 45 ही हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये 75 का 75 और ये 125 का 125 ही हो जाएगा। तो एलसीएम कुल मिला के क्या आएगा देख लेते हैं। एलसीएम आएगा इसका 9000 इसका एलसीएम आएगा। 9000 सेकेंड इसका, ठीक है, एलसीएम आएगा 9000 एलसीएम आएगा। और ये तो हो गया सेकेंड्स में। इसको हम क्या करते हैं, हम इसको घंटे में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, पहले मिनट में करते हैं। तो इसमें 60 से भाग दे दोगे तो मिनट में आ जाएगा ये, यानी कि 150 मिनट। 150 मिनट मतलब 2.5 घंटा, हम जानते हैं 150 मिनट होता है 2.5 घंटे के बराबर में। पहली बार अगर 9 बजे बजा तो अगली बार ये 2.5 घंटा और बाद बजेगा, यानी कि 11:30 में बजेगा। 11:30 इसका आंसर होगा 2। पायल गिव्स हाफ ऑफ द प्रॉपर्टी टू हर सन, ठीक है। पायल है, अपनी आधी प्रॉपर्टी अपने सन को दे देती है, एंड 30% टू डॉटर। 50%, आधा मतलब 50% हो गया। 50% सन को दे दिया, 30% डॉटर को दे दिया, बचा क्या उसके हाथ में, 20% और बचा है। एंड 4/5 ऑफ द रिमेनिंग गिव अवे एज चैरिटी। अब बचा 20% का 4/5 निकालोगे तो होगा कितना, 20% का 4/5 कितना होगा, 16%। 16% चैरिटी में दे दिया तो कितना हो गया, 80 + 16 96% उसका निकल गया। नाउ सी हैज़ 16,000। 96% निकला तो 4% उसके पास बचा। 4% जो है वो 16,000 के बराबर है। तो उसकी वैल्यू कितनी थी टोटल, उसकी प्रॉपर्टी जो उसने सन को दिया। सन को तो 50% दिया था, तो 4% है 16,000 के बराबर। तो 1% हम जानते हैं कि होगा कितने के बराबर, 16,000 हो गया ना बाई 4, तो ये हो गया आपका 4,000। 1% 4,000 के बराबर है, और सन को दिया था 50%, तो इसका 50 इंटू 50 कर दो तो ये हो जाएगा आपका 2 लाख। सन को जो दिया था वो 2 लाख दिया था। 1% है ये, याद रखना। 1% 4,000 के बराबर, तो 50% 2 लाख के बराबर होगा। आप कैलकुलेट करके देख लेना। 1% अगर 4,000 है तो 50% 2 लाख होगा। कंप्लीट द सीरीज़ को कंप्लीट करना है। तो इसमें डिफरेंस कितना है, 7 का है। इसमें कितना है, 15 का है। और इसमें कितना है, ये है 31 का, ठीक है, 31 का है। तो 7 दूना 14 + 1 15, 15 दूना 30 + 1 31, 31 दूना +1 करके जोड़ दो तो ये आ गया 62, 1 63, 63 में 59 जोड़ोगे तो आएगा 122। आंसर होगा 4। अनिल सेल्स ए मोबाइल फ़ोन एट ए प्राइस ऑफ ₹14,900। 14,960 रुपीज़ में इसका SP है, सेलिंग प्राइस है मोबाइल का। एंड सफ़र्स ए 12% ऑफ लॉस। व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ मोबाइल फ़ोन टू सो दैट ही कुड मेक ए प्रॉफिट ऑफ 9%। तो हम जानते हैं कि 14,960 रुपये में बेचा है तो उसको 12% का लॉस हो गया है। तो इस फॉर्मूला से उसका कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। तो हम निकाल ही देते हैं। इसको हम 4 से करते 21 हो जाएगा और इधर 25 हो जाएगा। फिर 21 से इसको उड़ाएंगे हम, 7 बार में ले जाएं अगर तो 147 नहीं, 7 दूना 14 और 7 147 बता कितना, 2 6। कुछ गड़बड़ हो गया क्या, 12% का लॉस हुआ है। इसका सेलिंग प्राइस है कितना,
एक मिनट फिर से करता हूँ। 14,960 इसका सेलिंग प्राइस है और इसको लॉस हो गया है 12% का, यानी कि यहाँ पे 88 आएगा। 84 मैंने गलत लिख दिया था, इसीलिए नहीं हो रहा था ये हो जाएगा आपका 22 और ये हो जाएगा आपका 25। तो 22 से अगर करोगे तो ये जाएगा 7 बार में नहीं जाएगा, 6 बार में जाएगा। 6 बार में जाएगा, यानी कि 6 दूना 12 और 132। 132 बचा कितना? 132, यानी कि इसमें बच गया 17, 6 और ये 8 बार में जाएगा। तो 680 गुने 25 करोगे तो कितना होगा? 25 अट्ठे 200 होता है 20 हाथ में, और 150 और 20 कितना हो जाएगा? पक्का 680 ही होगा ना, एक बार और देखता हूँ। 132 यानी कि बचा कितना? 17, 176। 22 को अगर 176 से किया जाए तो 8 बार में जाएगा 680। हाँ ठीक है, तो ये सही आ रहा है। तो ये आएगा आपका कितना? 0, 0 हाथ में 20, 150 और 20 होता है 170। तो ये आ रहा है हमारा 17,000। अब 17,000 के ऊपर उसको 9% का प्रॉफिट भी तो चाहिए। तो 17,000 के ऊपर उसको 109/100 कर दो, तो ये आ जाएगा आपका 18,530 इसका आंसर होगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट करोगे तो आएगा 18,530। अगला सवाल देखते हैं। द एवरेज वेट ऑफ 20 स्टूडेंट्स इन ए क्लास इज इंक्रीज्ड बाई 0.75 when one student of 35 kg is replaced by a new student. Weight of the new student. कुछ नहीं, ये बहुत आसान है, बहुत ही आसान है ये। 20 स्टूडेंट हैं, उनका एवरेज वेट जो है वो इंक्रीज कर जाता है। मान लो उनका एवरेज वेट है x, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये कह रहा है कि एक और बंदा आ जाता है, 21 बंदे आ जाते हैं, तो उनका एवरेज वेट जो है वो इंक्रीज कर जाता है x + 3/4 से, यानी कि 0.75 kg से, हम 3/4 भी लिख सकते हैं इसको, से इंक्रीज कर जाता है और उसका वेट है 35 kg। तो हम इसको ये इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं। 20x + 35 = 21 इंटू ब्रैकेट में x + 3/4। अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 50। सॉल्व करके देख लेना आप। ए नंबर इज़ ट्रिपल्ड एंड, एक नंबर है उसको ट्रिपल्ड कर दिया, एंड 7 इज़ एडेड। माना वो नंबर था x, उसको ट्रिपल किया 3x हो गया और उसमें 7 ऐड कर दिया। इफ़ द रिजल्टेंट इज़ डबल्ड, अगर इस रिजल्टेंट को डबल कर दिया जाए, मतलब 2 से गुना कर दिया जाए, तो ये 80 हो जाता है। तो कितना ही आसान है, ये 2 को इधर से हटा दो, पहले 40 कर दो। 3x = 40 में से 7 जाएगा 33 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 11। 3x = 33 है तो x = 11 होगा, 11। 5 years ago, 5 साल पहले, द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ a एंड b 4x 5x था। ठीक है, 15 years फ्रॉम नाउ द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 8:9। द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस निकालना है, कुछ नहीं, बहुत ही आसान है। 5 साल पहले था 4x, तो अब 4x और 5x था, तो अभी का इनका एज हो जाएगा 4x + 5, 5x + 5, अभी का एज हो गया। अब ये कह रहा है कि 15 साल बाद, तो इन दोनों के एज में 15 साल और जोड़ दो, तो 4x + 20 हो जाएगा और ये नीचे आ जाएगा 5x + 20। इन दोनों के एज का रेशियो हो जाएगा 8:9। इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू निकल जाएगी और इनके करेंट एजेस का भी रेशियो निकाला जा सकता है। पहले x की वैल्यू निकालते हैं, तो इधर आ जाएगा आपका 36x + 180, और इधर हो जाएगा आपका 40x + 160। तो 36 को इधर लाओ तो बचेगा कितना? 4x बचेगा,